हमारा डीएनए यानी इंसान का डीएनए आखिर वो चिंपैंजी के साथ कितना मैच करता है, एक इंसेक्ट के साथ कितना मैच करता है, या फिर एक मक्खी के साथ कितना मैच करता है। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन इस अर्थ में सबका एक डिफरेंट फेस होता है, मतलब जो चेहरा होता है वो सबका अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, और आपके बगल में जो बैठा है उसका भी अलग है। आखिर ऐसा हुआ कैसे कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या हुआ जिससे सारे लोगों का जो फेस है, जो चेहरा है, वो अलग अलग ही है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा डीएनए आखिर चिंपैंजी के साथ कितना मैच करता है। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जैसे आपका और मेरा डीएनए ये आखिर कितना मैच करेगा, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन डीएनए कितना मैच करता है। तो मैं आपको बता दूं वो है 99.9%। अब 99.9% में से जो ये 0.1% बचा है, इसी की वजह से सारे डिफरेंशिएट क्रिएट होते हैं कि आप अलग हैं, मैं अलग हूं। अब अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम माने तो इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने 250 से भी ज्यादा एनिमल की जेनेटिक स्टडी करी और 50 ऐसे बर्ड्स को लिया जो अलग अलग स्पीसीज के हैं। जब उनकी जेनेटिक स्टडी की गई तो ये पता चला कि अब जैसे अभी आपको ही दिख रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन आखिर कितना परसेंट हमारा जेनेटिक सिमिलर होता है। अब फर्स्ट में यहां पर लिखा है ह्यूमन एंड ह्यूमन, मतलब 99.9% है। ह्यूमन एंड चिम्स, मतलब चिंपैंजी के साथ 98.8%, ऐसी डॉग के साथ 94%, कैट के साथ 90%, काउस के साथ 80%, फ्रूट फ्लाइज के साथ 60%, बनानास के साथ 60%। अब यहां पर इस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकलता है कि जैसे जो चिंपैंजीज है उसका डीएनए हमारे डीएनए के साथ काफी हद तक मैच करता है, मतलब 98.8% मैच करता है। तो इसी जेनेटिक सिमिलरिटी की वजह से ही हमारे पूर्वज बंदरों को माना जाता है, चिंपैंजी को माना जाता है। अब इसी रिसर्च में यह भी पता चला कि जो चिंपैंजी का इम्यून सिस्टम होता है वो भी इंसान की तरह ही काम करता है। अब जैसे इंसान बहुत टाइम पे डिजीज से ग्रसित हो जाता है, मतलब उसे किसी टाइप की डिजीज हो जाती है, तो ऐसे ही चिंपैंजी का भी इम्यून सिस्टम काम करता है, तो उनको भी डिफरेंट टाइप की डिजीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पर इंसान का जो डीएनए है वो काफी सारे एनिमल के साथ, यहाँ तक कि बनाना के साथ भी 60% मैच कर रहा है। तो हम ये पूरी श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पूर्वज है वो बंदर ही रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी जेनेटिक सिमिलरिटी है वो भी किसी और प्लांट के साथ, किसी और बर्ड के साथ मैच कर रही हैं। इसी वजह से आज तक जो मोस्टली साइंटिस्ट है वो नहीं मानते कि जो हमारे पूर्वज है वो चिंपैंजी ही होंगे। अब अगर बात इंसान के डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल की चली रही है तो हम इससे रिलेटेड हुए एक्सपेरिमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं। अब जो भी इंसान के डीएनए को लेकर और एक एनिमल के डीएनए को लेकर जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी जरूर रहा है, क्योंकि आप ये चीज देखते होंगे कि जैसे कभी हम किसी एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उस एनिमल की फर्स्ट टाइम डेथ हो जाएगी। तो इसी वजह से बहुत सारे एनिमल अपनी जान गंवा देते हैं, पर साइंटिस्ट इसके बाद भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ऐसा नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, हमें इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि क्यों ना हम जो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं, मतलब इंसान के ब्रेन की जो सेल्स हैं, उसको हम चूहे के ब्रेन में डाल दे, तो क्या पता चूहा भी हमारी तरह, मतलब ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट हो जाए। तो अमेरिका के साइंटिस्ट जैसे वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया था, क्योंकि ऐसे किसी एनिमल में किसी इंसान के जीन डालना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्योंकि अगर कभी ऐसा होता है कि हमने इंसान के जीन किसी दूसरे एनिमल में डाले तो क्या पता वो एनिमल इतना बड़ा बन जाए कि वो हमारे लिए ही खतरा बन जाए, मतलब डायनासोर टाइप वो बन जाए, तो उसके जीन पर कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिससे वो इंसान के लिए, मतलब हमारे लिए ही वो खतरनाक साबित हो। तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाता है। पर यहां पर एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है, यहां पर साइंटिस्ट ने एक चीज और बोली थी कि अगर किसी भी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट तभी किया जाएगा जब हमारा उससे फायदा हो रहा हो, मतलब ह्यूमन को उससे फायदा हो रहा हो। जैसे अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो बहुत सारी दवाइयां कैंसर की ऐसी हैं जो हमने एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करके हमने उसे इंसानों को देना शुरू किया है, तो उसके बाद इंसानों में भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। मतलब इस तरीके से अगर इंसान को बेनिफिट हो रहा है किसी एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करके तो वो चीज अलाउड है। अब ये मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस मुझसे यही पूछेगी कि आखिर वो कौन से एनिमल है जिन पर एक्सपेरिमेंट करके हमें उससे फायदा हुआ हो, मतलब हमने उस डिजीज से पार पा लिया हो। तो मैं आपको बता दूं, एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही जो महिलाएं होती है, जो उनका बांझपन होता है, मतलब जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं, वो आज की डेट में उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो बांझ होने के बाद भी बच्चे पैदा कर सके, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है। तो अगर इसका क्रेडिट जाता है तो वो सिर्फ एनिमल्स को ही जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं वो पहले एनिमल पर टेस्ट की गई थी, उसके बाद ही किसी ह्यूमन को दी जाती है। अब हम आपको इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल और
देता हूं। अब जैसे आपने कभी ना कभी देखा होगा कि यह लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि इसको लकवा पड़ गया है, मतलब पैरालिसिस इसको हो चुका है, तो इस पैरालिसिस यानी इस लकवे का जो ट्रीटमेंट है वो भी एक तरीके से हमने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके इसका हमने इलाज ढूंढा हुआ है। तो यहां पर इस पैरालिसिस का इलाज करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो हमारे ब्रेन की सेल्स होती हैं उसको लिया और उसको चूहे के ब्रेन में डाल दिया गया, और ये एक्सपेरिमेंट किया था स्कॉटलैंड और ब्रिटेन के बायोटेक कंपनी ने। तो ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही रहा था, क्योंकि उन्होंने एक न्यूट्रल पड़े ब्रेन के सेल्स को, मतलब जिनको भी पैरालिसिस हुआ होता है तो उनकी ब्रेन की सेल्स अच्छे से काम नहीं करती है, तो उन्होंने सबसे पहले जो ह्यूमन की ब्रेन की सेल थी उसे एक चूहे के ब्रेन पर डेवलप किया, और फिर उस ब्रेन सेल के मदद से, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट करके इंसान की ब्रेन सेल को उसे ठीक करने की कोशिश की, और वो काफी हद तक इस पर सफल भी हो गए थे। अब गाइस जितने भी बीमारियां होती है उनका पहले एक्सपेरिमेंट एक एनिमल पे ही किया जाता है। तो आप इस बात को बखूबी जान गए होंगे कि हमारे लिए एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करना कितना जरूरी है, क्योंकि इससे मेडिकल इंडस्ट्री और हम जैसे इंसानों की काफी मदद हो जाती है, उनके हेल्थ में काफी सुधार आ जाता है। पर गाइस अगर मैं यहाँ पर एक अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से इसको न्यूट्रल रखना ठीक होगा, क्योंकि जैसे अगर हम एनिमल पर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इंसानों की मौत ज्यादा होगी, हम उस पर्टिकुलर बीमारी के खिलाफ कोई ट्रीटमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे। अब गाइस मैं भी इस चीज को मानता हूं कि जैसे हम किसी बीमारी को ठीक करने के लिए एनिमल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, भले ही उस एनिमल को शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसे हम फिर बाद में ठीक भी कर देते हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत लोगों की जान भी बच जाती है। अब गाइस अगर हम इसके दूसरे एक्सपेक्ट की तरफ देखते हैं कि बहुत लोग ये कहते हैं कि एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही गलत है, उनको बहुत ही दिक्कत होती है, कभी कभी तो उनकी जान भी चली जाती है। अब मैं इस बात पर भी एग्री करता हूं, पर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब गाइस मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप एक क्यूरियस इंसान हो, आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से दे सकते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या एनिमल पर एक्सपेरिमेंट करना सही है या गलत है, या न्यूट्रल रहना सही है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल की बात चली रही है तो आखिर मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आखिर सब इंसानों के फेस अलग अलग क्यों होते हैं। अब जैसे मेरा अलग है, आपका अलग है, तो ऐसा आखिर किस वजह से होता है। अब ये क्वेश्चन आज तक का साइंटिस्ट के लिए सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लगे हुए थे। उसके बाद एक रिपोर्ट पब्लिश होती है। अब यूसीएल रिसर्च के अकॉर्डिंग अब जो हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं उनमें से जो 32 जीन्स होते हैं वो हमारे नोज, लिप्स, जॉ लाइन और जो भी हमारा फेस का शेप होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए अमेरिकन साइंटिस्ट 6000 लोगों के जेनेटिक स्टडी करते हैं, मतलब 6000 लोगों के डीएनए के बारे में पढ़ा जाता है। अब उसके बाद यूसीएल, एक्सेस, मर्सिलिया यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जो हमारे लिप का साइज यानी होठ का साइज होता है उसके पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन निकल के आता है डेविस ओवेन्स पीपल से। अब जो ये डेनिस ओवेन्स लोग थे, आप इनको देख सकते हैं कि इनके बॉडी का शेप अलग होता था, मतलब ये करोड़ों साल पहले इस अर्थ में पाए जाते थे, पर उसके बाद ये विलुप्त हो गए थे, इनकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी थी। पर आप देख सकते हैं कि इनके जो फेस का साइज है, इनके नोज का साइज, इनके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का साइज वो हमसे काफी बड़ा है। तो इनकी बॉडी के कुछ जीन हमारे पे भी ट्रांसफर हुए हैं, जिसके वजह से जो हमारा फेस है वो सबसे अलग होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारी बॉडी में TBX15 जीन है, इसके वजह से जो हमारे होठों का साइज होता है वो अलग अलग होता है। अब सेकंड चीज आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो सबकी नाक होती है वो अलग होती है, मतलब किसी की नाक छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो इस नोज के अलग अलग शेप होने के पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है VSP13B जीन। अब जो VSP13B जीन है ये ही डिफाइन करता है नोज के शेप को। अब अगर किसी के नोज का साइज अलग है, लिप का साइज अलग है, तो जाहिर सी बात है जो उसका फेस का साइज होगा वो भी अलग होगा। अब आपको ये समझ आ चुका है कि हम सब के जो फेस होते हैं वो अलग अलग क्यों होते हैं, ये सब इन जीन के वजह से ही होते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।